नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। आपको हम बताएंगे हर उस खबर के बारे में जो आपके लिए जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने के 1 साल पूरा होने के मौके पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, शिक्षा मंत्रियों, शिक्षाविदों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, इसके साथ ही शिक्षा मंत्री कौलपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। ये सभी चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने विद्या प्रवेश, भारतीय सांकेतिक भाषा एक विषय निष्ठा 2.0 का शुभारंभ किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी लॉन्च किया, जो उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए प्रवेश और निकासी विकल्प, प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग कार्यक्रम और उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आत्मनिर्भर भारत के लिए मजबूत नींव साबित होगी। ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनपीई 1986 की जगह लाई गई है। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि प्रधानमंत्री की नई पहलों का राज्य में त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए ताकि हरियाणा 2025 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लक्ष्य को पूरा कर सके। चंडीगढ़ में हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सूबे के शिक्षा मंत्री कौलपाल गुर्जर ने की। बैठक में प्रदेश के कई सरकारी और एडेड कॉलेज यूनियन भी मौजूद रहीं, जिसकी जानकारी बैठक के बाद शिक्षा मंत्री कौलपाल गुर्जर ने दी। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान कई यूनियनों की मांगों पर चर्चा की गई है और कई मांगों को पूरा करने के लिए कहा गया है। कई मांगों को पूरा किया भी गया। इस दौरान उन्होंने कई मांगों को जल्द पूरा करने का भरोसा भी दिया। इसके अलावा शिक्षा मंत्री कौलपाल गुर्जर ने बताया कि नई शिक्षा नीति को शुक्रवार को लेकर चंडीगढ़ में एक बैठक की जाएगी और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। शिक्षा मंत्री ने आज विभिन्न कर्मचारी यूनियन जो शिक्षा विभाग से जुड़ी उनके साथ बातचीत की है। मेरे साथ शिक्षा मंत्री कौलपाल गुर्जर है। सर, क्या बातचीत हुई है? तमाम यूनियन जो शिक्षा विभाग से जुड़ी है वो आपकी अलग अलग डिमांड्स थी, समस्याएं थी, वो उन्होंने हमारे सामने रखी और हमारे अधिकारियों ने ज्यादातर समस्याओं का तुरंत उसी समय उनका समाधान कर दिया। कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में उन्होंने कुछ जिम्मेदारी अधिकारियों को लगा दी है और जल्दी उनका भी समाधान कर दें। कुछ ऐसी थी कि जो संभव नहीं थी तो उनके लिए उनको उसी समय इनकार भी कर दिया। सर, नई शिक्षा नीति को लागू हुए पूरा 1 साल हो गया, 2030 तक का लक्ष्य है, लेकिन हरियाणा किस तरह से काम करे? कोई आने वाले दिनों में बैठक भी है? बहुत अच्छी प्रोग्रेस है हरियाणा की। कल माननीय मुख्यमंत्री इसके बारे में बैठक भी ले रहे हैं। इससे पहले भी 2 बैठकें माननीय मुख्यमंत्री जी ले चुके हैं, तो उस कार्य में लगे। और जो मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही बड़ा एक निर्णय लिया है कि हम इसको जहां हमें 2030 तक लागू करना हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहा हम 2025 तक इसको लागू कर देंगे। तो उस दिशा में पूरी लगन के साथ हमारे सभी अधिकारी लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौलपाल गुर्जर थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि तमाम जो शिक्षा विभाग से जुड़ी यूनियन है उनसे मुलाकात हुई है, उनकी मांगों पर गौर किया गया है, बातचीत हुई है। साथ ही नई शिक्षा नीति को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल यानी शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, ये जानकारी भी कौलपाल गुर्जर ने दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़। शिक्षा मंत्री कौलपाल गुर्जर ने बताया है कि फिलहाल प्राइमरी स्कूल खोलने का सरकार का कोई विचार नहीं है। अगर हालात ठीक रहे तो अगस्त महीने में प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं। नहीं, अभी प्राइमरी स्कूल का फैसला तो नहीं किया, लेकिन जिस प्रकार से स्थिति सामान्य है, अभी हमने 6ठी से 12वीं तक की क्लासेस शुरू की हैं और बहुत अच्छे से वो सारा अभी चल रही हैं। तो अगर परिस्थितियां इसी प्रकार की रहती हैं तो अगस्त मास में हम 1ली से 5वीं तक की क्लासेस भी शुरू कर देंगे। पंचकुला में शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हरियाणा में लॉन्च करेंगे।
शिक्षा नीति लॉन्च कार्यक्रम पंचकुला में सुबह 11 बजे होगा, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ प्रदेश के शिक्षा मंत्री कल्पाल गुर्जर, प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों को वीसी और शिक्षाविद भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का लक्ष्य प्रधानमंत्री ने 2030 रखा है, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई शिक्षा नीति को लागू करने का लक्ष्य 5 साल पहले यानी कि 2025 रखा है। हरियाणा सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान करने पर गुरुवार को चंडीगढ़ के हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित आपका आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की और इसके साथ ही जो पत्रकार हैं उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को शॉल और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, उनका धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पत्रकारों का काम जोखिम भरा होता है और इसीलिए सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी है। हमने पेंशन का सिलसिला शुरू कर दिया। फिर अब ये कैशलेस का ये शुरू कर दिया। इसके कुछ नियमावली वगैरह बना रहे हैं। 5 श्रेणियां हैं जिनको हमने इसमें जोड़ा है। पत्रकार बंधुओं का जोड़ा, साथ में जो इमरजेंसी के प्रभावित लोग हैं और जो यानी जो जेल में गए उन दिनों 75 से लेकर 77 तक, एक हिंदी सत्याग्रही 3 और एक जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में गए वो, और एक आज़ाद हिंद फौज वाले। तो ऐसे 5 प्रकार के 5 श्रेणियों के जो लोग थे जो प्रभावित। वहीं दिल्ली में भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और इसकी जानकारी दी। आपकी केंद्रीय जो मंत्री हैं नितिन गडकरी से, उसके संदर्भ में और बता दीजिए कि किन किन विषयों को लेकर जो है चर्चा की। देखिए, आज मैं और राव इंद्रजीत जी माननीय नितिन गडकरी जी से मिले थे। हमारे बहुत से प्रोजेक्ट पुराने पेंडिंग हैं। नंबर 1 हिसार से रिवाड़ी महेंद्रगढ़ वाया तोशाम जो सैद्धांतिक तौर पर मंजूर है, आज उस सड़क के बारे में। एक इसी प्रकार से पानीपत गोहाना रोहतक जो सड़क आती है, गोहाना से महम भिवानी तोशाम और शिवानी नेशनल हाईवे में शामिल करने के लिए ये दोनों सड़कें माननीय गडकरी जी ने हमें आश्वासन दिया है कि फेज़ 2 में, भारतमाला के फेज़ 2 में इनको शामिल कर लिया जाएगा। इसलिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार से और भी कुछ सड़कें थी, जैसे सोनीपत, झज्जर, दादरी, और ये बारडा होकर लोहारू जाती है। और सोनीपत से झज्जर तो 4 लेन हो चुका है, लेकिन वहाँ 10,000 ट्रक डेली आते हैं पहाड़ों से दादरी और बिलावल तक। उनको, उस रोड को भी 4 लेन किया जाए। और उसका जो बाईपास है 1.5 किलोमीटर का टुकड़ा और 3 किलोमीटर जो स्ट्रेट का रोड है उसको भी शामिल करके उसको कंप्लीट किया जाए। हमें पूरा आश्वासन दिया है माननीय गडकरी जी ने कि ये काम भी बहुत जल्दी कर देंगे। इसी प्रकार से एक रोड जो रोहतक से भिवानी, भिवानी से लोहारू जाता है, उस पर 2-3 बड़े बड़े कस्बे हैं, लोहानी, जूई और सिंघानी। वहाँ पर भी बाईपास बनाया जाए और शहर की जो सीमा है वो भी 5 किलोमीटर तक 4 लेनिंग हो, क्योंकि वहाँ पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग बन चुकी हैं। इन सब कामों के लिए माननीय गडकरी जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम आने वाले समय में इनको करेंगे। तो ये थे बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन आसिफ के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बावल के विश्राम गृह में हरियाली महोत्सव के तहत पौधारोपण किया और लोगों से अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए सभी को पौधारोपण करना चाहिए, साथ ही पेड़ पौधों की देखभाल भी करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए स्कूली बच्चों को प्रोत्साहित कर रही है। अब स्कूली बच्चों को पौधारोपण करने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि
प्रदेश की चीनी मिलों को घाटे से उभारने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। चीनी मिलों को घाटे से उभारने के लिए अब दूसरे उत्पाद बनाए जा रहे हैं जो चीनी मिलों को घाटे से उभारने में सहायक होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चीनी मिलों को घाटे से उभारने के लिए अब उन अधिकारियों पर भी नकेल कसी जा रही है जो मिल में मरम्मत के नाम पर भ्रष्टाचार फैला रहे थे। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया है जो ये देखेगी कि मिल में मरम्मत की जरूरत है भी या फिर नहीं। आज ये हरियाली महोत्सव के तहत और जो पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है हरियाणा में, उसी के तहत आज हमने बाउल में भी लगभग 1400 पौधे लगाए हैं और इस पूरे पैच को हम मतलब कवर करेंगे। और एक ऑक्सीवन का जो सिस्टम चल रहा है कि शहरों के अंदर एक ऑक्सीवन हम डेवलप करेंगे जहाँ जहाँ ज़मीन हमें उपलब्ध होगी। और जो ऑक्सीजन की आपने देखा होगा पिछले जो कोविड के टाइम में जो हमें दिक्कत महसूस हुई है, उस दिक्कत को हम आगे ना फेस करें, उसके लिए हम ये ज़्यादा पेड़ लगाने का प्रोग्राम शुरू किया है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी कहा था कि भाई पेड़ तो देखो हमारा पुरानी परंपरा है और हम तो पीपल को, बड़ को देवता के रूप में मानते हैं और जो पेड़ से हमें जीवन मिलता है तो हमें उनका लगा के और उनकी परवरिश करना भी बहुत ज़रूरी है। और स्कूल के बच्चों को भी, जो बच्चा उसकी अपने नाम से जो पेड़ लगाएगा और उसकी परवरिश करेगा तो उसको 6 महीने में 50 रुपये पर स्टूडेंट भी दिए जाएंगे ताकि पेड़ की को देखभाल कर सके। और इसी तरह जो पुराने पेड़ हो गए उनकी कोई देखभाल करेगा तो उसके लिए भी उसकी पेंशन बनाई है। तो एक पेड़ों को मतलब सरकार ने इतना महत्व दिया है क्योंकि पेड़ हमारा जो आजकल जो पर्यावरण है वो बड़ा दूषित हो गया है। देखो जिस तरह से नितिन गडकरी जी ने एक बार कहा था कि खाली हम चीनी बनाकर और चीनी मिल्स को घाटे से नहीं उबार सकते, तो उसके लिए हमें जो और चीज़ें हैं जैसे बिजली है या एथेनॉल है या भी जैसे हमने गुड़ बनाया, शक्कर बनाई और जो बगास है उसके पैकेट्स बनाए, तो ये दूसरी चीज़ें रिफाइंड शुगर बनाई, तो ये सब चीज़ें अगर हम साथ बनाएंगे तभी हम शुगर मिल्स के घाटे को पूरा कर सकते हैं। और एथेनॉल के लिए हमने अभी शाहबाद में तो हमारा प्लांट 60 mld का कंप्लीट भी हो चुका है और लास्ट सितंबर के लास्ट में उसका उद्घाटन होने वाला है। इसी तरह हमने पानीपत, करनाल और दूसरी मिल जो भी आगे बढ़ेंगे उन सब में एथेनॉल का हम प्रोविजन करेंगे। वहीं कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी गुरुवार को पलवल में विधायक यानी कि जो पलवल से विधायक हैं दीपक मंगला उनके निवास स्थान पर पहुंचे, जहां फूल मालाओं और शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान कई पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांसद नायब सैनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि आज पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है। पलवल में भी विकास कार्यों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री का पलवल से विशेष लगाव है, प्यार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेल लाइन, सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। हरियाणा को मजबूत करने का काम और हरियाणा को विकास की गति में आगे बढ़ाने का काम अगर किसी मुख्यमंत्री ने किया तो मनोहर लाल जी ने सबसे ज़्यादा मजबूत हरियाणा को करने का काम किया। क्योंकि आज प्रदेश का हर व्यक्ति इस बात को लेकर के हर गांव गली के अंदर जो काम हुए हैं, आज जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, गांव-गांव को रोड से जोड़ा गया है। आज चाहे रेलवेज के ORB है, URB है, चाहे बहुत लंबित पड़ी काफ़ी लंबे समय की समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान करने की बात है या लोगों को जन सुविधाएं पहुंचाने की बात है, सबसे ज़्यादा काम अगर मजबूती से किसी ने किया तो मनोहर लाल जी ने किया है। मैं ये मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा विकासशील अगर कोई हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री हुआ तो मनोहर लाल जी सबसे मजबूत मुख्यमंत्री हुए हैं और लगातार आम जन की समस्याओं को समझते हुए उनका निदान करने का काम कर रहे हैं। हरियाणा में एक अनुमान के मुताबिक 8 लाख पशुधन है और सरकार की योजना है कि इनके गोबर से बिजली उत्पादन किया जाए, जिससे करीब 300 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। इसके लिए डेयरियों और गौशालाओं में बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी गौशालाओं और डेयरियों में बायोगैस प्लांट लगाने का खाका तैयार कर लिया है,
जिसके तहत प्रदेश सभी गौशालाओं और डेयरियों में बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे, जिनके जरिए भारी मात्रा में बायोगैस बनाई जा सकती है और उस गैस से बिजली भी पैदा की जा सकती है। प्रदेश सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाया है जो हरियाणा के विकास और प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। हरियाणा सरकार ने गौशालाओं और डेयरियों में बायोगैस प्लांट लगाने के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है। इसके तहत राज्य में नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग और हरियाणा मिलकर 25 क्यूबिक मीटर, 35 क्यूबिक मीटर, 45 क्यूबिक मीटर, 60 क्यूबिक मीटर और 85 क्यूसिक मीटर क्षमता तक के संस्थागत बायोगैस प्लांट स्थापित कराएंगे। हरियाणा सरकार की ओर से सभी बायोगैस प्लांट पर 40% का अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान किसी भी गौशाला या डेयरी के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार की बायोगैस प्लांट लगाने की योजना, गौशालाओं और डेयरियों में लगाए जाएंगे बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट लगाने की योजना को दिया अंतिम रूप। प्रदेश में 600 गौशालाएं और 4000 छोटी बड़ी डेयरियां। हरियाणा में करीब 8 लाख पशुधन का किया गया आकलन। 5 लाख क्यूबिक मीटर तक बनाई जा सकती है बायोगैस। बायोगैस से 300 मेगावाट तक पैदा हो सकती है बिजली। बायोगैस प्लांट पर 40% का अनुदान देगी प्रदेश सरकार। हरियाणा में खासा पशुधन है। 100 पशु हर रोज करीब 10 क्विंटल गोबर देते हैं, जिससे करीब 50 क्यूबिक मीटर गैस प्राप्त हो सकती है। गोबर के निस्तारण, रसोई गैस की किल्लत खत्म करने और पर्यावरण की शुद्धता के साथ गौशालाओं या डेयरियों में आय में बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार ने बायोगैस प्लांट लगाने का कार्य योजना तैयार की है। एक बायोगैस प्लांट लगाने पर 20 से 35 हजार रुपए का खर्चा आता है। बायोगैस एक साफ, पर्यावरण हितैषी और धुआं रहित गैस है और ये बायो खेती के लिए ऑर्गेनिक खाद तैयार करने में सहायक है। बायोगैस में 55% से 70% तक मीथेन गैस होती है जो ज्वलनशील है। बायोगैस पशुओं के गोबर से तैयार की जाती है। बायोगैस प्लांट को सामान्य रूप से गोबर गैस प्लांट के रूप में भी जाना जाता है। बायोगैस में मीथेन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 40% और अल्प मात्रा में वाष्प होती है। 1 घन मीटर बायोगैस में लगभग 4700 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। बायोगैस संयंत्र से प्राप्त गैस का उपयोग भोजन पकाने और रोशनी करने के लिए किया जा सकता है। बायोगैस से द्वि-ईंधनीय इंजन चलाकर 100% पेट्रोल और 80% तक डीजल की बचत की जा सकती है। इस तरह के इंजनों का उपयोग बिजली उत्पादन एवं कुएं से पानी निकालने के लिए किया जाता है, जो खेतों में सिंचाई के लिए मददगार हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चंडीगढ़ में बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान प्रदेश में बिजली आपूर्ति समेत कई मुद्दों को लेकर उन्होंने जानकारी दी है। सुनिए। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद बिजली की कितनी आपूर्ति की जरूरत है, इस वक्त कितनी बिजली प्रदेश में मिल रही है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास है। दास साहब, मानसून की दस्तक के बाद जो है वो लोड जरूर कम हुआ होगा, इस वक्त कितनी आपूर्ति की जरूरत है और किस तरह से आप बिजली व्यवस्था प्रदेश में उपलब्ध करवा रहे हैं? मानसून आने से पहले 25 से 26 करोड़ यूनिट रोजाना हम सप्लाई करते थे, लेकिन मानसून आने के बाद पिछले 7 दिन की अगर हम एनालाइज तो 19 से 21 करोड़ यूनिट डेली का सप्लाई हो रहा है। सर, मानसून की दस्तक के बाद जो है वो कई क्षेत्र जहां पर धान की बिजाई होती है वहां पर जल भराव की दिक्कत थी। जल भराव की दिक्कत के चलते किसानों को बिजली की जरूरत थी, चूंकि वो अपना जो खेतों में पानी भरा था उसको बाहर निकालने के लिए पंपिंग का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके लिए क्या आपने फैसला किया है सर? कुछ धान की खेत में पानी भरने के लिए ही बिजली चाहिए। जहां अत्यधिक मात्रा में धान हो जाए और जो प्लांट डूब जाए तो उसके शक्ल में उसकी चिंता करने की ज़रूरत है। हमारे जो खेत हैं हरियाणा में, उसमें कुछ खेत ऐसे हैं जहां पानी अपने आप धीरे धीरे रिसाव हो जाता है। कुछ ऐसे एरिया हैं जहां सौसर टाइप का है, जैसे डेगची टाइप के हैं, तो वहाँ एक जगह पानी इकट्ठा होता है तो वो अपने आप नहीं निकल पाता।
तो ऐसे जगह के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट अपने पंप लगा के उनको पानी को पंप आउट करके निकासी करते हैं। तो जहाँ जहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट से हमें अनुरोध मिल रहा है वहाँ हम वो जो सप्लाई है 24 घंटे कर देते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी वहाँ से पानी की निकासी पंपिंग के जरिए हो जाए। सर, पिछले दिनों जो है वो पीएफसी जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है उनकी तरफ से हरियाणा की जो बिजली कंपनियां हैं उनके कामकाज की सराहना हुई है, और यूं कहें कि देश में दूसरे पायदान पर जो है वो हरियाणा की कंपनियां स्टैंड कर रही है। ये किस तरह से संभव हुआ सर, और कैसे आप इसमें और सुधार करने जा रहे हैं? ये कई सालों की हमारी मेहनत है, सरकार की, हरियाणा सरकार की, पॉलिसी लेवल पे और ऑपरेशन लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे, हर जगह जो मेहनत हुआ है उसके धीरे धीरे उसके जो फल है हमारे सामने दिख रहा है। तो ये सच है कि एक ग्रुप ऑफ यूटिलिटीज़ हैं कर्नाटका के, उनके बाद हरियाणा के दोनों यूटिलिटी हैं। एक यूटिलिटी को A+ और एक यूटिलिटी को A पायदान पे रखा गया है, और ऐसा जो है ये बहुत अच्छा एक उपलब्धि है। और ये हमारी जो सामूहिक प्रयास है इंजीनियर्स की, जो फाइनेंस मैनेजमेंट की और पॉलिसी डिसीजंस की, ये सब को मिला के ये हो पाया है। सर, अभी जो प्रदेश में बिजली की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के बीच में तमाम जो आपने ये फैसले किए हैं, इसके चलते कितने गांव अभी तक आप 24 घंटे बिजली कहें या यूं कहेंगे 22-24 घंटे जो आपकी जगमग योजना उसके साथ आप जोड़ पाए हैं, और अभी आगे इसको किस तरह से बढ़ा रहे हैं सर? 70% गाँव में 24 घंटे जगमग गाँव के कवर हो चुका है, और 24 घंटे में बिजली दे रहे हैं। बाकी कुछ गाँव में हमारी काम चल रहा है, तो वो पूरा हो जाने के बाद करीब 80% गांव में हमारा काम पूरा हो जाएगा। और धीरे धीरे लोगों को भी ये विश्वास हो चला है कि बिजली का बिल देने से ही सबका फायदा है, और वो भी बिजली का 24 घंटे अवेलेबल होने का जो एक फ़ायदा है उसको पूरी तरीके से ले पाएंगे। अपने उनकी ज़िंदगी जीने का तरीका में बेहतरी हो जाएगा। कोई छोटा मोटा काम करना चाहते हैं वो भी कर पाएंगे। तो इसीलिए आज के तारीख में धीरे धीरे रुझान जो है 24 घंटे बिजली की तरफ ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहा है। सर, ट्यूबवेल कनेक्शन जो है किसानों के, वो अब किस स्थिति में है? चूंकि पिछले दिनों एक फैसला ये हुआ था कि आप माइक्रो इरिगेशन के साथ जो है वो नीचे गहराई के बोरवेल को जोड़ेंगे, तो उसमें क्या आपके आगे की प्रक्रिया रहने वाली है? हमने जो दिसंबर 2018 तक जिन लोगों ने ट्यूबवेल के लिए अप्लाई किया था उन लोगों को डिमांड नोटिस भेजा था। उनमें से करीब 30,000 लोगों ने डिमांड नोटिस के जवाब में अपने पैसे डिपॉजिट कर दिए थे। इन्हीं लोगों को कनेक्शन दी जानी है। अब इसमें 2 शर्तें हम लगा रहे हैं। नंबर 1 शर्त कि वो एक जो 3 स्टार मोटर जो है वो लगाएंगे। जो कन्वेंशनल पुराने वाले मोटर वो नहीं होगा। 3 स्टार मोटर लगाने से उनको उतनी पानी निकाल पाएंगे लेकिन बिजली की खपत कम होगी। दूसरी है कि अगर 100 फुट से ज़्यादा गहराई पे पानी है तो वहाँ उनको माइक्रो इरिगेशन व्यवस्था करना पड़ेगा। माइक्रो इरिगेशन का मतलब है आप जानते हैं कि या तो स्प्रिंकलर लगाएंगे या ड्रिप लगाएंगे। तो वो अगर करते हैं तो उसके लिए उनको कनेक्शन हम उसी कंडीशन पर देंगे। और जो हरियाणा सरकार के जो एक उपक्रम है मिकाडा, वो मिकाडा की तरफ से माइक्रो इरिगेशन के लिए 80% की सब्सिडी मिल रही है। और जो हमारे ट्यूबवेल एप्लीकेंट है उन लोगों को लिस्ट हमने उनके साथ साझा किया है मिकाडा के साथ, ताकि इन लोगों को सब्सिडी फौरी तौर पर मिल पाए। सर, अंतिम सवाल है, 2014 से पहले हरियाणा की जो बिजली कंपनियां थी उनकी वित्तीय स्थिति काफ़ी चिंताजनक थी। अब आपने तमाम जो सुधार किए हैं और आपके जो सुधार के कार्यक्रम है वो जारी है, अब क्या है, वित्तीय स्थिति में बेहतर है आप? हाँ, आज के तारीख में कमर्शियली देखा जाए तो इनकी हालत अच्छा है। और हमारी जो रेटिंग इसी वजह से बेहतर हुआ है क्योंकि बाकी टेक्निकल प्रबंधन के साथ साथ हमारे वित्तीय प्रबंधन भी अच्छा है और जो माली हालत है वो भी अच्छा हो रहा है। हमारे साथ बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि वित्तीय स्थिति जो है वो भी विभाग की तमाम जो फैसले हैं उनके चलते सुधर रही है और बेहतर हो रही है। इसके अलावा उन्होंने ट्यूबवेल के जो किसानों को लेकर जो फैसला है उसकी भी जानकारी दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य के चुनाव आयुक्त धर्मपत सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में पंचायत चुनाव लंबित हैं और फरवरी से ही ये लंबित है, जो अब सितंबर अक्टूबर में करवाए जा सकते हैं।
हरियाणा में पंचायत के चुनाव कब होंगे, इसके ऊपर पूरे प्रदेश के लोगों की निगाह टिकी हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से इसके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन राज्य के चुनाव आयोग की इस मामले में क्या तैयारी है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह है। सर, प्रदेश में पंचायत के चुनाव कब तक होने हैं, क्योंकि फरवरी मार्च में जो है वो चुनाव प्रस्तावित थे, लेकिन आगे जो है वो टल चुके, लेकिन अब आपके आयोग की क्या तैयारी है? सर, जैसे आपने भी बताया कि 23 फरवरी 2021 को जो 5 वर्षीय टर्म थी पिछली योजना की, पंचायतों की, पंचायत समितियों और जिला परिषद की, वो ख़त्म हो गई थी और कायदे से उस टर्म के ख़त्म होने पे 6 महीने में चुनाव होने होते हैं। लेकिन जो परिस्थितियां रही, खासतौर पे कोविड-19 को लेके, उस वजह से चुनाव नहीं हो पाए थे और आम जन का पंचायत चुनाव में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। इसको वो जन उत्सव की तरह देखते हैं, क्योंकि उनको अपने नुमाइंदे जो है अपने चुनने का मौका मिलता है, क्योंकि एमएलए फिर भी 1 लाख 2 लाख वोटों के ऊपर होता है और एमपी तो 10-12 लाख वोटों के ऊपर होता है। लेकिन जो पंचायतों में हर एक वार्ड के लिए अपना मेंबर है, फिर पूरे गांव के लिए सरपंच है पंचायत के लिए, तो उसको लेके काफ़ी उत्सुकता बनी हुई है लोगों में। तो चूँकि पंचायत चुनाव कराना जो प्रक्रिया है उसमें कंसल्टेशन स्टेट गवर्नमेंट के साथ रहता है, तो हम स्टेट गवर्नमेंट की जो फॉर्मल चिट्ठी है उसका। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।